गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं शशिकांत तिवारी आपकी ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। ये होता क्या है, ये देखिए, सरल समीकरण को हम रैखिक या एक घाती समीकरण भी कहते हैं। जैसे x + 3 = 9, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं दिया है तो एक घात है, इसलिए एक घाती समीकरण, एक घाती समीकरण ही सरल, सरल यानी रैखिक, रेखा, तो ये सरल या रैखिक समीकरण या एक घाती समीकरण कहलाता है। यहाँ पर x एक घाती, जिसका घात 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पर, वो चर राशि चर है। अब यहाँ बात चर की आती है कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल है क्या, जो विचरण करे यानी चलायमान हो, चले। अब यहाँ इसका मतलब नहीं है कि चर राशि अपने से चलने लगेगी, इसका तात्पर्य है कि इसके इस चर राशि में हम विभिन्न मान दे सकते हैं, वो विभिन्न मान को ग्रहण करेगा, यही इसको कहा जाता है। ये चलायमान है, कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मान लीजिए x का मान 1 दे दिया फिक्स हो गया, या 2 दे दिया, 3 दे कुछ, तो ये इस तरह से फिक्स नहीं है। कुछ भी 1 2 3 4 5 जो भी है, प्लस माइनस 0 कुछ भी दिया जा सकता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, चर राशि कहलाता है, या फिर ये चलायमान है। लेकिन हम जनरली इसे वेरिएबल या चर राशि के रूप में ही जानेंगे। चर के लिए यानी वेरिएबल के लिए हम x y z या p q r s t m n o p इस तरह से राशियों को लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य दिए गए समीकरण को हल करना है। जो मेन ये है वो दिए गए समीकरण को हल करना है, अर्थात चर राशि का मान प्राप्त करना है कि चर राशि का मान होगा क्या। अब यहाँ पर एक चीज और वो यह कि समीकरण या समीकरण, समीकरण जिसको इक्वलिटी कहा जाता है, समीकरण तभी होगा जब बराबर चिन्ह के एक तरफ बाएं पक्ष में चीजें होंगी, दूसरी तरफ दाहिने पक्ष में होंगी। यानी बराबर चिन्ह के साथ कोई चीज है तो उसी को हम समीकरण करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे x + 3 बीच में बराबर का चिन्ह है = 9, तो x + 3 लेफ्ट साइड हो गया यानी बाएं तरफ, और इक्वल के राइट साइड हो गया 9, इसलिए ये समीकरण है। इसको हम समीकरण करते हैं। इस तरह का जहां भी आएगा वो समीकरण कहलाएगा। तो जब दो राशि इस प्रकार हो कि उनके बीच बराबर का चिन्ह साइन ऑफ इक्वल हो तथा उसके बाएं तरफ एक राशि और दाएं तरफ दूसरी राशि होती है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में आपको बताए हैं, तो ये क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब समीकरण को हल करना, कैसे हल करेंगे, यहाँ यही चीज, मेन चीज यही है कि हमें समीकरण को हल करना है। तो हम उसको हल करके यहाँ जैसे x आया चर राशि, तो x का मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक समीकरण 3y - 7 = 8, दूसरा समीकरण ले लिया हमने, उसे छोड़ दिया, दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिया, 3y - 7 = 8 ले लिया। अब इसे हल करने के यहाँ दो नियम है। दो नियम में पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है, इसके अंतर्गत हम चर राशि के साथ यदि कोई अंक जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा तो नहीं है, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, घटा हुआ है अथवा घटा है, जो भी हो, अलग अलग समीकरण आएंगे, किसी में जुड़ा रहेगा, किसी में घटा रहेगा। यहाँ पर जो हमने समीकरण लिया, यहाँ पर ये घटा हुआ है यानी सब्ट्रैक्ट है। क्या सब्ट्रैक्ट है, -7। ठीक है, यानी 7 सब्ट्रैक्ट है, ये -7 के रूप में यहाँ पर है। तब तो उस राशि को हटाने के लिए, मतलब इसको यहाँ से हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए उस राशि को घटाया या जोड़ा जाता है। यहाँ पर तो -7 आया तो हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, +7 घटाया जोड़ा जाता है दोनों पक्षों में, एक नहीं, दोनों पक्ष का मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड, हो गया राइट साइड, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष, दोनों में वही चीज करना है। यानी आपको जोड़, जैसे यहाँ पर -7 आया तो +7 यहाँ भी करना है, +7 यहाँ भी करना है। इसी प्रकार इसके पश्चात प्राप्त समीकरण के चर राशि में यदि किसी अंक का गुणा है, जैसे यहाँ 3 से इसमें 3 से ये मल्टीप्लाई है, तब क्या करेंगे, जो चीज आएगा उसमें हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, जिससे केवल y यहाँ बचे, तो दोनों पक्षों में उसी अंक से भाग दे देते हैं। अब हमें चर राशि का उचित मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर भाग है तो हम दोनों पक्षों में उसी राशि का गुणा कर देते हैं, ये ध्यान देना है। अब देखिए कैसे, 3y - 7 = 8। अब दो यहाँ -7 आया तो हम +7 दोनों पक्षों में कर देते हैं, तो 3y - 7 + 7 = 8 + 7। यहाँ -7 + 7 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है जिससे ये 7 जो -7 था वो हट जाए। तो ये हो गया 3y = 15, 8 + 7 15 आया, ये 3y यहाँ बचा। अब हमें y की वैल्यू ले आनी है, ना कि 3y की। तो यहाँ 3 से ये मल्टीप्लाई है तो हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो 3y/3 = 15/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 1 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ y बचेगा।
यहाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 यानी 5 आया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5। यही हमें मतलब यहाँ पर इसका मान प्राप्त करना था यहाँ से, तो y का ये मान प्राप्त हो गया ये फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड देखते हैं, इसका दूसरी विधि देखते हैं। इसमें करते क्या है, इस विधि को पक्षांतर ट्रांसपोज विधि भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं, एक चीज को दूसरी तरफ बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसलिए इसको पक्षांतर विधि यानी ट्रांसपोज मेथड करते हैं। इसके अंतर्गत हमें सर्वप्रथम चर राशि के साथ जिस अंक का योग या विकलन रहता है उसका पक्षांतर करते हैं, अर्थात बराबर चिन्ह के दाईं तरफ ले जाते हैं, उसको बराबर के दाहिनी तरफ लेके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर है तो इसको उधर ले जाएंगे, तब क्या होगा, बराबर के दाहिनी तरफ ले जाने पर अगर चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ तो माइनस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ प्लस होता तो उधर जाता माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये विधि जो आपकी कहलाती है पक्षांतर विधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट हम इस पर आते हैं। यहाँ पर हमने लिया इक्वेशन 3y - 7 = 8 से -7 को पक्षांतर किया, ट्रांसपोज किया, तो ये हो गया 3y = 8 + 7, या 3y ये बचा, ये 8 + 7 15 हो गया, 3y = 15। अब दोनों तरफ जैसे इसमें पहले 3 से भाग दिए थे, दोनों पक्षों में भाग देते हुए भाग ना दो, ये त्रियक गुणा यहाँ पर कहलाता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता। जो 3 था यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये 3 है, ये नीचे यहाँ कोई नंबर नहीं रहता तो 1 माना जाता है, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा, हिंदी में त्रियक गुणा कहते हैं। तो यहाँ चला गया, यहाँ केवल y बचा, y की वैल्यू ही हमें ले आनी है, या y = 3 5 = 15 यानी 5 है, y = 5, यहाँ भी y = 5 है। इस तरह से आपने देखा दोनों विधियों में कि y की जो वैल्यू आई इस इक्वेशन के लिए, किसके लिए, 3y - 7 = 8 के लिए, तो जो वैल्यू y की आई वो दोनों में क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि किसी समीकरण को जो एक चर राशि में दिया रहेगा हम उसे कैसे हल करेंगे। तो हल करने की बच्चों मैंने यहाँ पर भी बताई है, और ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे। मैंने तो ये बता दिया, जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।